हम अभी लेक्चर 1 में जो होमवर्क था उसको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत थोड़ा सा होमवर्क था, मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट था, फिर भी हमारा जो भी थोड़े बहुत सवाल थे उनके बाद देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जो थ्योरी थी आपके पास में, वो थ्योरी पढ़ने को दी थी, वो प्रॉपर्टीज आपको बता दी गई थी। फिर उसमें जो पहला सवाल है वो थोड़ा अच्छा है, वो सवाल आपको नोट्स में छापना चाहिए। वो सवाल ये था, इफ ए चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर विल इट अट्रैक्ट द कंडक्टर और रिपेल इट। मतलब ऐसे सवाल ये कि एक न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पे आपके पास में ऐसे एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। इसके पास में अगर आप मान लीजिए कुछ चार्ज को रखेंगे तो ये इसे अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। यार मेरे हिसाब से तो स्टार्टिंग में जो बच्चों को थोड़ा सा वो यही आता है, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज दो अपोजिटिवली चार्ज, दो जैसे एक का पॉजिटिव चार्ज है, एक का नेगेटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव मतलब एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, दो अपोजिट चार्ज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और अगर एक पार्टिकल पे चार्ज है, दूसरे पार्टिकल न्यूट्रल है, तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। पर दोस्त इसमें पार्टिकल बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या बोला? बॉडी बोला। अब बॉडी में क्या हो सकता है, सुनना। अगर आपके पास में चार्ज कोई पार्टिकल है और एक आपके पास में न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। क्यों ऐसा पॉसिबल है? देख, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इंडक्शन की वजह से यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा तेरे पास? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा तेरे पास? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा तेरे पास में? अट्रैक्ट करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। पर इसकी जो दूरी है, नेगेटिव चार्ज से जो दूरी है वो कम है, और जो पॉजिटिव चार्ज से दूरी है वो तेरे पास कुछ ज्यादा है। तो क्या होगा, इस वाली बॉडी पे जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा F1, और इधर जो रिपल्सन में जो F2 लग रहा होगा, तो F1 बड़ा होगा किससे? F2 से। सही है बात? इसका मतलब ये हुआ, ये इसे अट्रैक्ट कर सकता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो बॉडी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, इसमें सेपरेशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो आपको एनालाइज हो जाए। तो एक चार्ज, कोई भी चार्ज वो आपके पास में पार्टिकल है या फिर बॉडी है, वो किसी न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, किसी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे बोलता है न्यूट्रल पार्टिकल है, तो उसमें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता ना, पार्टिकल साइज तो बहुत छोटा होता है। पर अगर बॉडी बोला है तो ये संभव है कि उसमें इंडक्शन की वजह से चार्ज इधर उधर थोड़ा शिफ्ट हो जाए और आपको कुछ ना कुछ फोर्सेज दिखाई दे जाए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये अच्छी बात है, आप इस नोट में नोट कर लीजिए कि एक चार्ज या पार्टिकल आपके पास में है तो वो किसी न्यूट्रल बॉडी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, को अट्रैक्ट कर सकता है। फिर इसमें इसने क्या बोला, एक लाइन लिखी हुई है डार्क में, वो लिखा है रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब आपको ये चेक करना है कि भाई दोनों बॉडी पे चार्ज है कि नहीं। इसके लिए अट्रैक्शन एक सही रूल नहीं हुआ ना, क्योंकि अट्रैक्ट तो कर गया, चार्ज भी मतलब इस पे चार्ज था ऑब्वियसली, पर ये तो न्यूट्रल था, फिर भी इसको अट्रैक्ट कर गया। तो भाई साहब एक चार्ज मतलब न्यूट्रल बॉडी भी आपस में अट्रैक्ट हुई, तो मैं बोलूं अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं दो बॉडी में, तो दोनों बॉडी चार्ज है, तो ये बोलना गलत भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज एक चार्ज बॉडी पार्टिकल आपको एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यार न्यूट्रल थी फिर भी अट्रैक्ट हुई, मतलब अट्रैक्शन एक सही रिजल्ट या फिर सही टेस्ट नहीं है कि ये पता करने की बॉडी चार्ज है कि नहीं। इस वजह से हम बोलते हैं कि रिपल्शन सही टेस्ट है चेक करने के लिए कि बॉडीज के ऊपर चार्ज है कि नहीं, बिकॉज रिपल्शन तभी होगा आपके पास में जब बॉडीज पे चार्जेस होंगे। क्लियर? फिर आपका सेकंड प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोला गया, ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट बी देन चार्ज ऑन बी में बी। अगर एक बॉडी ए बी बॉडी को चार्ज कर रहा है, इस पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, तो बी बॉडी पे क्या हो सकता है? नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकती है। क्लियर? तो ये ठीक है। थर्ड वैसे ही सिंपल सवाल है। फोर्थ सवाल में बोला गया चार्ज कंजर्वेशन इज वैलिड, इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर मास। मतलब चार्ज जितना है क्यू नेट बदल नहीं सकता, पर मास के बारे में क्या है? मास बदल सकता है दोस्त, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तूने अगर फिजिक्स की कोई भी किताब देखी उस पर हमेशा ये फॉर्मूला रहता है ना, E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर, कोई भी बुक के फ्रंट पेज पे रहता है। मतलब क्या होता है? मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो मतलब मास कंजर्वेशन एक सही चीज नहीं है। अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि मास जो रेड्यूस हुआ वो मास एनर्जी में निकल गया, उसका क्यू वैल्यू बोलते हैं। केमिस्ट्री में आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मास कंजर्व रहे ये कोई जरूरी नहीं है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, पर चार्ज एनर्जी में चार्ज एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता नहीं है। तो चार्ज कंजर्वेशन सही है पर मास कंजर्वेशन सही नहीं है। फिर सिक्स प्रॉब्लम आपके पास में, फिफ्थ में क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये थ्योरेटिकल है। इफ ग्लास रोड, सिक्स प्रॉब्लम है, इफ ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क इट एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर, जैसे एक रोड थी इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है? आपने पॉजिटिव चार्ज दिया क्या? नहीं, आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को दिया। तो ये हमने थ्योरी में कवर किया था। ठीक है, इसी हिसाब से आपका होमवर्क जो था वो डिस्कस होता है। अब हम लेक्चर पे जाएंगे।
जो चार्ज आपके पास में है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। आपने फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम सुना है ना, ये कहाँ पढ़ा था हमने? 11th के स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा कि भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। चार्ज उनमें से कोई क्वांटिटी नहीं है, चार्ज ड्राइव्ड क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास क्या है? करंट है, टाइम है। तो आप अगर आप देखना चाहें भाई चार्ज की ऐसे यूनिट्स क्या होगी, तब हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू आई टी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम चार्ज की ऐसे यूनिट निकालते हैं। आई आपके पास फंडामेंटल है, टाइम आपके पास फंडामेंटल है, और इन दोनों से मिलकर ये बना, इस वजह से इसे बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, और ये दोनों क्या हो गया आपके पास? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर आप ऐसा यूनिट बात करेंगे, किसकी ऐसा यूनिट? चार्ज की, तो आप क्या लिख सकते हैं? एक तो आपके कूलम हो गया, ये ऐसी यूनिट जिसकी कूलम है आपने वो पता ही है आपको। इसका अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो इसमें करंट की पावर कितनी है? 1, और टाइम की पावर कितनी है आपके पास? 1, बाकी सबकी पावर कितनी है आपके पास? 0। तो ये आपके पास में डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, किसका? चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। तो देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी है, हम थोड़ा थ्योरी वगैरह लिख लेते हैं, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी हम देख, वैसे कई प्रॉपर्टीज लिखी जा सकती है पर हम मेजर लिख रहे हैं, कुछ कुछ हम छोड़ देंगे, जो बेसिक होगी वो छोड़ देंगे। पहली बात तो चार्ज आपके पास में कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? आप बताइए, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हमने बोला चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आप समझ जाएंगे क्यों ऐसा चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। बिकॉज मैं आपको बोलूँ 3 कूलम चार्ज में 1 कूलम चार्ज जोड़ दिया गया, तो नेट कितना बन जाएगा? 4। चाहे पहले आप 3 को डालो फिर 1 को डालो, चाहे पहले 1 को डालो फिर 3 को डालो, चाहे 1 को इधर से डालो उधर से डालो, कहीं से डालो, पर वो अलजेब्रा की तरह चार्ज ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। इसमें चार्ज कैसी क्वांटिटी है आपके पास में? स्केलर क्वांटिटी है। इतना समझ रहा है? सिंपल बात थी, ये समझ में आ गया। सेकेंड हम बात करते हैं आपके पास, यहां लिख देते हैं, दैट इज चार्ज is quantized in nature। चार्ज क्या आपके पास? क्वांटाइज्ड है। ये चीज थोड़ी सी नहीं हो सकती है आपके लिए। यानी क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है? मतलब क्वांटाइज्ड क्या चीज है? तो क्वांटाइज्ड का मतलब ये हुआ, जब किसी चीज की सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज मिलती है तो हम बोलते हैं वो चीज क्वांटाइज्ड है। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब क्या? जैसे मान ली 1 मास्टर मिल सकता है, 2 मास्टर मिल सकता है, 3 मास्टर मिल सकता है। मैं बोलूं 1.5 मास्टर आया, 1.5 मास्टर दिखा, मैं आधा मास्टर कैसे काट के लेके आएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोई जिस चीज की मतलब एक डिस्क्रीट वैल्यूज ही मिले, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे चार्ज है, तो चार्ज क्यों क्वांटाइज्ड है? बिकॉज चार्ज क्या हो सकता है आपके पास में? इसकी सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू मिलती है। डिस्क्रीट वैल्यू ऐसे बोल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, पर 2.5 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। बिकॉज मिनिमम जो सबसे छोटा जो चार्ज पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है नेगेटिव चार्ज के अंदर, तो उससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी डिस्क्रीट वैल्यूज है। अगर ये डिस्क्रीट नहीं होता ना तो इसका मतलब क्या होता? 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता होता, हाफ इलेक्ट्रॉन मिलता होता, पर ऐसा होता नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूं 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, हाँ 2.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। अगर सिमिलरली मैं बोलूं 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, 5.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं ऐसे बोलूं 1 कूलम पॉसिबल है, हाँ 2 कूलम पॉसिबल है, हाँ 2.5 कूलम पॉसिबल है क्या? 2.5 कूलम पॉसिबल है क्या? तुझे लग रहा होगा नहीं, पर ये भी पॉसिबल है। अरे ढंग से देख भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कूलम है भाई। 1 कूलम के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन है भाई साहब? बहुत इलेक्ट्रॉन है 1 कूलम में। कैसे सर जी, कैसे समझ में आ रहा है भाई साहब? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बने ताकि 1 कूलम बन जाए? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े भाई साहब ताकि 1 कूलम बन जाए? तो भाई साहब n का काउंट कितना? जब 10⁻19 डिवाइड बाय 1.6, भाई साहब ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर हाफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर सॉरी आपके पास में अगर 2.5 कूलम होगा तो हाफ कूलम पॉसिबल है ना यार? हाफ कूलम में तो बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। मेरी बात समझ? सबसे छोटा क्या? सबसे छोटा चार्ज 1 कूलम है क्या? नहीं, सबसे छोटा चार्ज 1 कूलम नहीं है, सबसे छोटा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन है। अरे मेरी बात समझ रही तुझे? तो अगर मैं बोलूं भाई साहब ये 2.5 कूलम पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे खतरा मेंशन कर दे। लोगों को लगता है मैं डिस्क्रीट, मेरी बात समझ? सब छोटा 1 इलेक्ट्रॉन है, आगे तू समझदार है, समझ जाएगा देखो ये बात। तो 1 कूलम अच्छा खासा चार्ज होता है। अच्छा खासा मतलब इतना चार्ज होता है, मतलब कितना हो गया भाई? 10⁻19, हमें गिनना भी नहीं आता। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2-3 करोड़ की बात गिनती भी नहीं आती हमें। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई साहब अगर आप बोल रहे हैं 1 कूलम चार्ज, तो छोटा मोटा चार्ज नहीं है, वो अच्छा खासा चार्ज है।
इसीलिए आप देखते होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में है ना, 1 कूलम चार्ज यूज ही नहीं होता, तो आपके पास क्या होता है, माइक्रो कूलम की ऑर्डर का चार्ज यूज है। माइक्रो कूलम जो आपके पास में प्रैक्टिकल भाषा मतलब प्रैक्टिकल जो हम चार्ज की क्वांटिटी यूज करते हैं वो माइक्रो कूलम यूज करते हैं। जहाँ पे आपके पंखे में कैपेसिटर होता है उसमें भी माइक्रो कूलम होता है। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो माइक्रो कूलम, पिको कूलम, ये सब चार्ज यूनिट्स यूज होती है। कूलम यूज ही नहीं होता बिकॉज 1 कूलम चार्ज इज ए लार्ज क्वांटिटी। क्लियर? तो आप ये बात अपनी भाषा में लिख लेना कि 1 कूलम चार्ज इज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में छापता रहे। क्लियर? इतनी बात सही है। आइए अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है क्वांटाइज नेचर की, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना कभी। 1 कूलम 1.5 कूलम क्या है और 1 इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन क्या है। इज इट क्लियर? ठीक है, बात थोड़ा आगे बढ़ते हैं।